जी व्यूअर्स, पाकिस्तान के कौमी परचम पे चाँद और सितारा है, यानी कि हम अपने चाँद को अपने परचम पे रखते हैं और हमारे पड़ोसी अपने परचम को चाँद पे ले जाते हैं और वहाँ डंडा गाड़ देते हैं। इंडिया के मून लैंडिंग पे आज बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ एशिया में ये, बल्कि वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस पे बात करेंगे और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है आज इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम बहुत वालेकुम, कैसे शुक्रिया। हैं? बहुत शुक्रिया रेस साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। जो कौमें अपनी तरक्की पे नज़र रखती हैं, वो फिर कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेती हैं और फिर उनके लिए वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, वो स्काई इज़ द लिमिट जो है फिर वो चाँद पे लैंडिंग की सूरत में दिखाई देता है। चाहे वो एक अ, तरक्की पज़ीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, ग़ुरबत है, सब कुछ है। लेकिन अपने-अपने शोबे में अपने-अपने गोल्स जो उन्होंने मुतय्यन किए हैं, वो उसकी जानिब बढ़ते हैं। कहीं पे रुकावटें आती हैं, फिर उसको अचीव करते हैं। और यही मेरे ख़्याल में अच्छी एक कौम जो तरक्की पाने वाली कौम है, उसका एक यही एक उसूल होना चाहिए। तो इंडिया के चाँद पे झंडा, तिरंगा लहरा दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया को ये हिस्टोरिक अचीवमेंट मुबारक हो। नो इंडिया डाउट। की ये फिनोमिनल अचीवमेंट है। ये वो जगह है जहाँ पे चाइना फेल हो गया था। ये वर्ल्ड में फर्स्ट एफर्ट है जो साउथ पोल पे लैंड किया इन्होंने, हुँ, और फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड है जिन्होंने चांद पे कोई भी एक्सप्लोरेटरी मिशन भेजा। वेरी गुड। तो इट्स नो लेस एन अचीवमेंट. It's an achievement worth applauding for. It's an achievement, worth emulating. Having said that, मैं इंडिया की थोड़ा देख रहा था इस ये लूनर लैंडिंग की वजह से भी बहुत सारा उनका पिक्चर में आ गया ISRO। जी, ISRO जो कि जैसा कि हमारा स्पॉर्को होता था पाकिस्तान में, या तो उसका इंडियन काउंटर स्पेस पार्ट रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो जाहिर है शुरू तो बहुत बहुत पुरानी और रुडिमेंट्री साइकिल लेवल पे से रॉकेट हुई। लेके चले थे सर, साइकिल पे रॉकेट लेके चले थे अबुल जी कलाम जी साहब, जी आपको मालूम है। जी जी। और 62 में, एक्चुअली 61 वो टाइम है जब स्पार्को बना पाकिस्तान में। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने स्पार्को बनाया। 62 में इन्होंने ISRO को एक फॉर्मल शक्ल दे के जी, एक पहला अपना सैटेलाइट भेजने के लिए जी। उन्होंने एफर्ट शुरू उससे किया। पहले भी थी लेकिन उसका कुछ नाम कुछ और था और वो मुख्तलिफ शक्लों में थी और बड़ा जी जी ब्यूरोक्रेटिक जी जी रेड टेप हुआ करता था एक ज़माने में। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पार्क, आप स्पार्को की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं इसरो से पहले की बात आ, कर रहा आ, हूँ जो इस हाँ हाँ हाँ, वो तो शुरू तो उसकी जाहिर है हम्बल बिगिनिंग थी वो। विक्रम साराभाई ने जो जी, शुरू किया अपने अर्ली डेज में, और उसके बाद वो आते गए। लेकिन जब रशिया ने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया था हुँ, मून पे, तो उसके बाद जाहिर है अमेरिका, रशिया और हर तरफ एक स्पेस एनवायरनमेंट बन गया था, जिसकी वजह से हमारी स्पार्को भी बनी। उनकी ISRO में बहुत ज्यादा वो हो गया, क्या हुँ, कहते हैं, एक नया बूस्ट मिला उसे। जी, अब नेचुरली मेरा ख्याल है हम आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए अगर हम बात करें, तो नेचुरली एक कंपैरिजन के व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर वाली सिचुएशन अगर हम वो डिस्कस करना चाहें, जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें अनीस भाई बड़ा क्लियर है। बहुत क्लियर एक चीज है, वो सोसाइटीज जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, हुँ, हुँ, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग ना हो, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज ना हो, एक सिविलियन प्रोसेस जो है वो सोसाइटी को ड्राइव ना कर रहा हो, तो उसमें इस तरह की चीजें मुश्किल हो जाती है। खाली ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, आर्ट एंड जी, कल्चर, हर चीज, एजुकेशन, आपकी आप अपना एजुकेशन लेवल भी तो देख लीजिए ना। बिल्कुल ठीक आप है। अपने बाकी सारी चीजों का एक पैकेज से आप कंबाइन करेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान में फर्क बेसिकली वही आया कि पाकिस्तान ने शुरू में ही फौज ने कब्जा कर लिया, और इंडिया हुँ, में पॉलिटिशियन थे,
चाहे उनको चैलेंजेस थे, चाहे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी थी उस वक़्त, चाहे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनका जो टोटल कंट्रोल था, वो सिविल माइंड्स के हाथ में था। वो उन्होंने एवोल्यूट होने दिया, उन्होंने एवोल्यूशन हुँ, का प्रोसेस रोका नहीं और हुँ। वो होने दिया, जिससे उनकी एजुकेशन का लेवल भी, उनकी एक्सपर्टीज़ का, साइंस एंड टेक का, आर्ट एंड कल्चर का, हर चीज़ का बढ़ा। ये बेसिक डिफरेंस है। या फिर अब ये भी इससे वजह है आगे कि बात शुरू करें। उनकी फ़ौज बड़ी डाइवर्सिफ़ाइड थी, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टी बहुत बड़ा उनके अंदर एक मल्टीकल्चरिज़्म था, जिसकी वजह से वो एक एक मोनोपोली जो थी वो ना हो पाई, ज जैसे कि पाकिस्तान में हुई। अगर वो सिर्फ़ पंजाब के सिख ब्रादर्स को भर्ती करके एक फ़ौज बनाते, तो शायद उनका हाल भी कुछ ना कुछ हमारे जैसा ही है। ऐसे मुल्क में होता है जहाँ पे एक नेशन की मोनोपोली होती है और वो फिर ज़ाहिर है कि अपने अपने इंटरेस्ट को देखती है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है रिज़वान साहब वो यही है कि डॉक्टर अब्दुल माजिद सुपारको के आखिरी सिविलियन सरबराह थे, जो कि 2001 तक रहे थे और उन्होंने ही एक हमारा वो पाक सेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जो कि लास्ट अचीवमेंट है हमारी। उसके बाद से लेकर और आज तक सुपारको को हेड किया है पाकिस्तान फ़ौज के मेजर लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल ने। मेजर जनरलों ने और अभी भी मेजर जनरल ही चले आ रहे हैं। 3-4 जो गुज़िश्ता बीते हैं। कहा ये जाता है ना कि हमारी हमारी फ़ौज बड़ी मुनज़्ज़म है और वो बड़ी ऑर्गेनाइज़ इदारा है, डिसिप्लिन्ड है, तो इस वजह से वो कुछ काम जो है वो करने के लिए आ जाते हैं, जैसे जमहूरियत को चलाना मिसाल के तौर पे, पार्लिमान को चलाना, आइन को अपने हिसाब से क कस्टमाइज़ करते रहना, कभी-कभी जुडिशरी का किरदार भी अदा करना और मीडिया में तो बाकायदा जाके बैठ के भी काम हो सकता है। तो वो मुनज़्ज़म इदारा जो है उसकी अगर हम उसका रिकॉर्ड देखें तो शायद हमें उसकी कोई अचीवमेंट नहीं मिलती क्योंकि ये सुपारको को जब से हेड किया है, वो एक रिडंडेंट डिपार्टमेंट बन के रह गया, राइट? तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान इस शोबे में तरक्की करता? अनीस भाई, प्रॉब्लम का तो आपने पिन पॉइंट कर दी, उसकी नब्ज़ पे हाथ रख दिया। प्रॉब्लम है भी यही। पाकिस्तान की किसी भी अ, आप पाकिस्तान में बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लेवल्स पे हैं, कुछ डीप हैं, कुछ सरफेस पे हैं। उनमें से किसी का भी आप एक सिरा पकड़ के टेस्ट करना शुरू कर दें, तो हुँ, अल्टीमेट जो सिरा है, वो हुँ। फौज के दर पे ही खत्म होता है। अच्छा आपने उसकी सिरा बड़ा रीजन मौज़िब लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, मैं तो खुरा कहता हूँ। खुरा खुरा कह दीजिए, खुरा बेहतर वर्ड है। तो वो वो वहीं पे खत्म होगा। हुँ, उसकी रीजन ये नहीं है कि फौज से हमें कोई प्रॉब्लम है, हम फौज का नाम लेना पसंद करते हैं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में एक ही सिंगुलर सेंट्रल अथॉरिटी रही है। जी, इसलिए ब्लेम भी पाकिस्तान, अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता, सारा क्रेडिट भी उनका होता। जी, पाकिस्तान जिस हाल में है इस वक्त, उसका सारे का सारा ब्लेम भी उन्हीं के दर पे है, क्योंकि जी, दे हैव बीन द वंस हु हैव बीन कॉलिंग शॉट्स सिंस बर्थ ऑफ दिस कंट्री। जी, ये जी। बात गलत है कि हुँ, ये 1957 में आए थे या 58 में आए थे। हुँ, ये 1951 से मौजूद है और वो हुँ, 47 में हम पैदा हुए। इका हुँ, 51 से ये रूल कर रहे हैं। तो हुँ, ये जो भी पाकिस्तान में हुआ, अच्छा हुआ होता, क्रेडिट इनका था। जो कुछ हुँ। हुआ है, चूंकि कंट्रोल इन्होंने किया है, तो इन्हीं के दर पे है। तो फिर वो जो अब आप मुझे एटम बम का क्रेडिट फिर नवाज़ शरीफ को ना देना फिर? बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें, बनता भी नहीं है उसका। हुँ, उसका हुँ। बिल्कुल नहीं, उसका क्योंकि वो कुछ तो लेना पाक देना फ़ौज का नहीं ही है। काम हुआ ना फिर। 100% अजीज भाई। एटम बम का बनाना हो, उसका चला। हाँ, एटम बम का आइडिया, जब न्यूक्लियर प्रोग्राम का आइडिया कंसीव हुआ, उस वक्त फौज पावर में नहीं थी, और दैट वाज हुँ, पाकिस्तान ओनली 5 years हुँ, कि जिस वक्त फौज पावर में नहीं थी। हुँ, वो 71 वॉर के बाद से लेके 77 तक का पीरियड है, जब भुट्टो वाज कॉलिंग द शॉट्स। तो उस वक्त चूंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, तो हम भुट्टो हुँ। को इस बात का क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक लेकिन है। उसके बाद जो कुछ एटम बम की डेवलपमेंट्स हुई, जो कुछ भी हुआ, चाहे उन्होंने चाइना से खरीदा, चाहे उन्होंने कहीं से कुछ किया,
कहीं से स्मगल किया, कोई से वो कदीर खां चुरा के लाया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे का सारा फौज का काम। हुँ, उसमें अगर कोई क्रेडिट है, अगर आप एटम बम को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, तो जरूर दीजिए फौज को क्रेडिट। अगर हुँ। नहीं है अचीवमेंट, आपके ख्याल में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, तो वो भी फौज का है। नहीं, वो तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी। 1971 में एटम बम होता हमारे पास, तो शायद 2 लख्त ना होता पाकिस्तान, क्योंकि एक डिटरेंट तो है ना। आज अगर पाकिस्तान मौजूद है, कायम व दायम है, तो वजह यही है ना कि हमारे पास एक डिटरेंट है कि अब कोई हमें बदमाशी नहीं करता, कोई भी, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत हो जाए, वो कोई भी हो सकता है। तो और लेकिन तरक्की की जहाँ तक बात आती है, कि जब कॉम्पिटिशन की बात आती है, कि उधर इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। अब इंडिया चाँद पे चला गया है, तो पाकिस्तान को तो सूरज पे जाना चाहिए अब अगली दफ़ा। मेरा ख्याल है ये जो कंपैरिजन है ना, ये पब्लिक के इमेजिनेशन में तो है इंडिया और पाकिस्तान का। रियलिटी में ये कंपैरिजन कोई 20-25 साल पहले खत्म हो चुका है। जी। अब आप उस कंपैरिजन को करते ही चलिए जाइए, चूंकि वो पब्लिकली हिस्टोरिकली आपकी इमेजिनेशन में है, तो वो एक डिफरेंट बात है। हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली कंपैरिजन खत्म हो चुका है पाकिस्तान का, कि हुँ, जब इंडिया ने अपना जान छुड़ाई उस पुराने आर्केक सिस्टम से, सोवियत यूनियन की पार्टनरशिप से, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप्स की बुनियाद रखी, 4 to 5%, फिर 6 to 7%, फिर 7 to 8% ग्रोथ शुरू की, कंपैरिजन होने खत्म हो गए थे। हुँ। कंपैरिजन आपका सिर्फ एक ही नाम उस वक्त चल रहा था, टेररिज्म में, जिहादियों को पालने में, तालिबान को बनाने में, मुंबई अटैक्स करने में। वो लोग तरक्की कर रहे थे, वो हुँ, लोग इकोनॉमिकली भी तरक्की कर रहे थे, वो लोग टेक्नोलॉजिकली भी तरक्की कर रहे थे। तरक्की किसी एक फील्ड में नहीं होती, जब सिविलियन स्फेयर में तरक्की होती है उसके मुख्तलिफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंपोनेंट्स भी होते होती है, तो ज़ाहिर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हैं। चारों साथ तरफ फैलती है ना। साथ 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 चलता है, एजुकेशन जी, भी साथ चलती है, टेक्नोलॉजी भी चलती है, हर चीज। तो ये वो टाइम है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन मेरा ख्याल है 2008 या 7 या 6 के बाद नहीं बनता। देयर इज नो हुँ, पैरिटी एट ऑल। उसके बिल्कुल, बाद हुँ, उसके बाद आपका कंपैरिजन शुरू हो जाता है इंडिया के साथ नहीं तो साउथ एशिया में किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। पिछले हुँ, 5 साल से आपका बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं बनता। मैं फिगर्स और स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, हुँ। मैं उन तो नंबर्स की फिर बात कर अफ़गानिस्तान रहा हूँ। बचा सर फिर तो। अफगानिस्तान को बचाना है तो बचा लीजिए, वहां पे इसलिए चूंकि कह रहा हूँ, गवर्नमेंट बचा कोई कब नहीं है, फिर बचा स्ट्रक्चर कौन, के कंपैरिज़न किससे करें? अफ़गानिस्तान से ही कर सकते हैं ना फिर तो। कहाँ, बस अफगानिस्तान है, नेपाल है। आप शायद नेपाल बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन है अपने साइज के हवाले से, अपने हुँ, अपने हुजूम के हवाले से। हुँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इंडिया के साथ हुँ। कंपैरिजंस अब हिस्टोरिकली हम करते हैं, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। लेकिन ये हाइफोनेटेड जो चीज है ना, ये खत्म हो चुकी है हुँ। बहुत बड़ा समय जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि से। असल में और जो अब जो कर्ज़ों का हुजम है, जो हमारे पे डेट्स हैं, जो हमें पेमेंट्स करनी है, इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी, एजुकेशन, सोशल इंडिकेटर्स, पोलिटिकल इंडिकेटर्स, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, मिलिट्री पावर, एवरीथिंग, हुँ, हुँ। So एवरीथिंग। it's not better to compare, but rather than fix our own issues first, और जो यस, बेसिक आप फंडामेंटल। अपने आप को देखिए कि आप हुँ, कहाँ पर हैं। कोशिश कीजिए यहाँ से मत गिरिए, हुँ, यहाँ हाँ, से मत गिरिए, अगर रुक सकते हैं तो। उसके हुँ, बाद यहाँ से उठाना शुरू कीजिए, जहां हुँ, तक उठ सकता है। फिर देखिए आप अफगानिस्तान के बराबर में है, श्रीलंका के बराबर में है, नेपाल के, देन ग्रो फ्रॉम देयर, गो टू बांग्लादेश हुँ, लेवल। या आप हालत पाकिस्तान की इस वक्त काफी खराब है। हुँ, वो जमाना एक था, वाकई था, कि जब पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन बनता था, हुँ, दोनों की इकोनॉमीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों हुँ, की पैरिटी थी बहुत सारी चीजों में। अब वो जमाना गुजर चुका है। अब हुँ, बांग्लादेश भी आपसे अच्छा खासा फ्यू यार्ड्स आगे चला गया है, सिर्फ जी, एक्सपोर्ट में नहीं, सिर्फ हुँ, इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं, इवन टेक्नोलॉजी में, इवन जी, मिलिट्री में, इवन हुँ, एग्रीकल्चर में। कैन यू हुँ, इमेजिन, बांग्लादेश एग्रीकल्चर में आपसे ज्यादा आउटपुट कर रहा है, जी, आपसे ज्यादा जी, आउटपुट कर रहा है। आप पंजाब को लेके बैठे हुए हैं, हमारी बड़ी पंजाब बड़ी वो गंदम उगाता है तो फलान उगाता है, बांग्लादेश की जी, जी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात से देते जनरल आसिम मुनीर ने तो कहा है कि अब हम जो है ना ज़राअत के शोबे में भी जो है ना नज़्म और ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए अपनी हैं। अफ़वाज को जनरल जो है आसम दाखिल मुनीर करेंगे। जरूर करें, जो जो कुछ वो करना चाहते हैं वो जरूर करें, गुड लक टू हिम। लेकिन मसला ये है कि ही हैज टू नो कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, और जी, पाकिस्तान को यहाँ से कहाँ जाना है।
आप वाली ये बात जो है कि उसको कम से कम अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एक हाँ, ग्राफ का ये जो लेवल सबसे मेंटेन रखते पहले हुए ऊपर चले। अनीस भाई, हम चूंकि ये बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। हुँ, पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, हम तो बात तो चले रॉकेट लॉन्चर से शुरू की थी, हम हुँ, पाकिस्तान की अगर बात करें, हुँ, तो आपको रियल टाइम रियल थिंकिंग में आना चाहिए पड़ेगा। ठीक आपके है। ज़हन में खरनास है बहुत, हुँ, कोई अच्छा पता नहीं वो चलें अज़ीम वापस, क्योंकि आज का शानबाज़ी। मौज़ू मेरा चंद्रयान-3 हाँ, है, तो मैं उसी पे वापस आऊँगा कि चंद्रयान वो 3 पे आ जाइए। हाँ, उसकी वजह उसको मैं बताता हूँ, जो एक बड़ी तनक़ीद हो रही है, जो एक क्रिटिक उन पे हो रही है, पाकिस्तान के हलकों से भी हो रही है, खुद इंडिया के लोग भी कर रहे हैं कुछ बहुत सारे, दानिश्वर तो हर जगह होते हैं ना, आपको पता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये गरीब मुल्क जहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, गोल रोटी नहीं है, वहाँ पे लैट्रिन्स नहीं है, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोगों के सरों पे छत नहीं है, फुटपाथों पे सोते हैं, वहाँ पे आपने जो है ना अरबों रुपए खर्च करके चाँद पे झंडा लहरा दिया। तो इस सवाल का हम क्या जवाब दें? वैसे मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी दे दें ज़रा। जवाब जवाब बहुत सादा है, जवाब ज़्यादा, क्या वो सारी चीज़ें रुक गई? क्या हुँ, उसने रोक के ये पैसा लगाया हुआ है? हुँ। सुने, जो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है ना, उससे 20 गुना ज़्यादा उन कंपनियों के पास पैसा है इंडिया की, जिन्होंने चंद्रयान 3 की टेक्निकल सपोर्ट की है। मैं ये तो बताना चाह रहा था कि पैसा इस पैसा जो वक़्त है ना, वो हाँ, कुछ भी नहीं है, उनकी कुछ भी नहीं है, और इकोनॉमी के जितना हवाले भी से। पैसा लगा है ना, अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने ₹70 लगाए हैं ना, मैं आपको हम्म, बिल्कुल क्लियर मिसाल दे रहा हूँ कि जो उनके पास कमिटमेंट आई है इंटरनेशनल कंपनीज़ की फॉर दिस प्रोजेक्ट, ₹70 लगाने पे 1500, 1700, ₹3000 तक लोग लगाने को तैयार हैं, जो ऑलरेडी कमिट हो चुका है, और ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जी बिल्कुल। ये एक इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके इतना सारा पैसा अपने मुल्क में अपनी कंपनियों को, अपने साइंटिस्ट को ला कर दे देना, ये तो फ़ायदे का सौदा है ना। ये तो मतलब मैं कहता हूँ बनिए ने बहुत बड़े फायदे ठीक-ठाक का है। तरीके से कैलकुलेट किया हुआ और है। दूसरी बात है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ना, जिन्होंने चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट किया है, हुँ, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट्स तो हैं, हुँ, आईएसआर हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, उन्होंने भी पैसा किया है। लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, जो पैसा वो इन्वेस्ट हुआ, वो कोई हैदराबाद की कंपनी है, कोई बेंगलोर की है, कोई कहीं की है, कोई कहीं की है। ठीक है, हुँ, सब्सिडाइज्ड होंगी, मैं उस पे नहीं हुँ, जाता कि उनको ठीक कितनी है। सब्सिडी हो या ना हो। लेकिन बहरहाल वो पैसा उन्होंने चंद्रयान में लगाया। अब हुँ, उनका अपना अगर बिजनेस प्रोफाइल आप देखें, उनका अपना उन कंपनियों का इकोनॉमिक प्रोफाइल देखें, तो वो पैसा उन्होंने शायद 5% भी अपने इकोनॉमिक प्रोफाइल का नहीं लगाया। बिल्कुल तो ठीक है, दे बिल्कुल वे ठीक है। वे they could it means they could even their private sector could very well afford it। हुँ, इसमें मतलब कोई बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अवाम की बिजली के बिल बढ़ा दिए, नहीं नहीं या नहीं नहीं उन्होंने नहीं, they didn't have to do it, they didn't have to या do it। उनके इकोनॉमी का हुँ, साइज अब इतना बड़ा है कि चंद्रयान कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी कोई बात बड़ी नहीं। बात नहीं क्योंकि है। हम भी तो यही हाँ, और ये शोर तो जो मचा रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम अपने पीने के पानी का और एजुकेशन का, सेहत का बड़ा हिस्सा डिफेंस हाँ, बजट पे ये देते हैं। पाकिस्तान के सोचने की ज़रूर बात है, क्योंकि हुँ, उसकी हुँ, रीज़न ये है कि आपका डिफेंस जो है ना, वो 45% तक ले जाता है, जी, और बाकी आपके डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आपके पास तो डेवलपमेंट का पैसा नहीं बचता। इंडिया एग्ज़ैक्टली। के पास तो डेवलपमेंट का पैसा बहुत है। वो हुँ, तो डेवलपमेंट का पैसा, अब उनकी आबादी इतनी है कि वो ऐसा-ऐसा नज़र आएगी डेवलपमेंट, दैट्स अनदर थिंग। दैट्स हुँ, अनदर स्टोरी दैट दे आर नॉट देयर वेयर दे वांटेड टू बी। वो लेकिन वो ऐसा-ऐसा ही पहुँचेंगे ना, 1 अरब 20 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है। हुँ, लेकिन हुँ। वो पैसा अपने सोशल डेवलपमेंट बजट से तो भी काट के नहीं लगा रहे, उनका उनके पास बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, पैसा है उनके हुँ, पास। हुँ। और जिस तरह से आपने आपने फरमाया ना कि अब कंपैरिज़न ख़त्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कंपैरिजन तो कंपैरिज़न खत्म हो चुका है, मिलिट्री टू मिलिट्री भी कंपैरिज़न ख़त्म हो चुका है, और अब कोई बहुत पहले। जंग के इम्कानात, नीयत और इरादा भी नहीं है दोनों तरफ से किसी का। तो क्यों ना नहीं, हम इस बात को रियलाइज़ करते हुए अपने आप को एक री-स्ट्रैटेजाइज़ करें इस दुनिया में, आज की दुनिया में, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना के स्टेबलाइज़ करें अपने आप को, ताकि इज़्ज़त के साथ हम भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और इन ममालिक के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े होके दुनिया का ट्रेड मार्केट में अपना हिस्सा लें और दें अपना बिल्कुल ये हिस्सा। पॉजिटिव अप्रोच है, यही पॉजिटिव अप्रोच है। आप जी। सबसे पहले रियलाइज़ करें कि आपके साथ क्या हो चुका है, आप हुँ, कहाँ पे खड़े हैं। अपने हुँ, आप को उस वंदिशत सानिया, उस ख़ब्त अज़मत से निकालिए।
जी, पाकिस्तान पूरे की मैं बात कर जी। रहा हूँ। ग़ज़वा तो हिंद नहीं हो रही कहीं। वहाँ, हाँ, जब से वहाँ उस हफ्ते अजमत से निकल आएंगे ना, जब रियलिटी पे ग्राउंड पे पैर आ जाएंगे, फिर आप हो सकता है ये सोच भी लें कि हमारा इतना हाल बुरा क्यों है। अभी तो आप सोच या भी नहीं रिज़वान सकते। भाई एक बात बताइए ना, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम 2 दिमाग मम छोटे से इंसान, आम से इंसान, हाँ, कम आम इल्म, लोग है हैं। ना? हम ये सोच सकते हैं, तो वहाँ जो 52 जर्नैल बैठे हुए हैं जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, वहाँ पे जो 150 एलीट अशराफिया सियासी बैठी हुई है वो चला रही है, जो ब्यूरोक्रेट अफ़सरशाही बैठी हुई है जो वो चला रही है, वो ये बात क्या नहीं सोच रहे होंगे, या ये बात डूबल है, या कोई करने नहीं दे रहा? मसला क्या है? मतलब पढ़े लिखे लोग तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह बड़े हैं हमारे। बड़ी सादा सादा सा जवाब है इसका। बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये करने के लिए पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर धीरे-धीरे जो करें है, ना। नहीं, नहीं, वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो धीरे भी नहीं करेंगे, वो तेज़ भी नहीं करेंगे। वो हुँ, स्ट्रक्चर उन्हीं लोगों ने चेंज करना है जो जो स्ट्रक्चर उनको फ़ायदा दे रहा है। हुँ, यानी कि वो 1% या 10%, वो लोग, हम उन्हीं को ही कह रहे हैं कि भाई आप चेंज कर दो। हुँ, वो चेंज क्यों करें? वो अगर जिस दिन चेंज करेंगे, तो आर्मी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। उसके साथ जो जुड़े हुए इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, बाकी लोग हैं, उनकी भी मोनोपोलीज खत्म हो जाएंगी। वो अपने हाथ से अपने सारे फायदे उठा के अनीस साहब को हवाले कर दें, जनाब चूंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा हो, ये ले आप। करेंगे वो? हुँ। नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इन द एंड उनको पता है फिर ये किस तरफ जा रही है। चाँद से पे हाँ, तो तो नहीं जा रहे, चाँद ये जैसे गड़े हमारी सड़कों पे पड़ जाते हैं। ये तो एक चॉइस उनके सामने मौजूद है कि खुद से कर लें, तो हुँ, शायद कुछ बच जाए। अगर हुँ। नहीं करेंगे, होगा फिर भी वैसे ही, गिर जाएगा सारा कुछ। तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम, है। जी, उसमें थैंक यू प्रॉब्लम। रिज़वान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमारा बहुत टॉपिक शुक्रिया। चंद्रयान 3 तक का था और उस पे एक छोटी-सी हमने एनालिसिस पेश की है। इस पे हिंदुस्तान ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जिस तरह से भी की, उसका उससे 20 टाइम रिटर्न्स जो है वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। तो जो लोग इस पे शिकायत कर रहे हैं कि गरीब मुल्क को क्या ज़रूरत थी, पहली बात तो ये है कि पराई आग में हम फालतू में अपने हाथ सेकते हैं, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो जो भी कोई काम कर रहा है, वो अपनी रियासत, अपने मफ़ाद को देख के करता है। तो उन लोगों को एक चीज मैं कहना चाहूंगा अनिसा, जी, कि हमने जी। डॉक्टर सलाम का, हमारे पास टाइम कम था चूंकि ब्लॉग में कम होता, ज़रूर, ज़रूर डॉक्टर बताइए। सलाम का जिक्र जरूर करना चाहिए था कि वही एक बंदा था। अच्छा, वो भी हुँ, डॉक्टर सलाम का लफ्ज, उसका नाम ले ले, तो वो स्टोरी भी आपको पूरे पाकिस्तान की स्टोरी बता देती जी, जी, है। एक जी। डॉक्टर सलाम को जेल में ले आए ना, तो जी, आपको जी, पूरे पाकिस्तान की स्टोरी बता देगी कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। जी। डॉक्टर सलाम ने ही शुरू किया था ये। फिर उसने उधर अब डॉक्टर नासा से स्पार्को शुरू किया उसने। फिर हुँ, नासा से उसने कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शुरू किया। फिर हुँ, उसने क्या कहते हैं, पाकिस्तान का पहला रिएक्टर नासा से खुद नेगोशिएट करके वो लेके आया था। हुँ, वो 7-8 साल में इतना कुछ पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेस पर आ गया था। इंस्टेक, निलोर, हुँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पार्को, ये सब डॉक्टर अब्दुल सलाम के बनाए हुए हैं। उसके साथ वो गुड। आजकल कहाँ है? क्या करते हैं आप? हुँ। क्या किया था? आप अपने अनफॉर्चुनेटली जो ऑडियंस को आपने कहा बताइए। वो एक अलग वो अपने पूरी ऑडियंस स्टोरी को है। बताइए वो कौन थे और क्या क्या किया था उनके साथ सर वो पाकिस्तान एक में। पूरी एक स्टोरी है और वो वही बात हो जाती है जब तक हम अपना बस वही पाकिस्तान की स्टोरी है। वही फ़नाटिक पाकिस्तान की स्टोरी है। एक नज़रिया और फ़िलॉसफ़ी को नहीं छोड़ेंगे और एक जिसे कहते हैं कि रोशन ख़्याल, मॉडरेट वे फॉरवर्ड अप्रोच को नहीं अपनाएँगे, जिसमें से फ़ेथ को हम साइड में करके और आगे तरक्की की जानिब नहीं देखेंगे, तो ये डॉक्टर सलाम जो है वो नामालूम हो जाएँगे और डॉक्टर कलाम जो हैं वो आज चाँद पे झंडा गाड़ रहे होंगे, उनकी तस्वीर छप रही अरे होगी। अरे साहब, डॉक्टर सलाम की स्टोरी ही पाकिस्तान की स्टोरी जी, जी, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई कमी नहीं हुई, उसके बाद बड़े-बड़े है। दिमाग हमारे उसके ज़हन। बाद, हाँ, और जी, जी, आपको आपकी इसमें लाऊँ कि डॉक्टर सलाम एक छोटी मिसाल है, बड़ी मिसाल है, लेकिन उन जैसी कितनी ही मिसालें पाकिस्तान फ़ौज के अंदर मौजूद रहीं, जिन्होंने जी, जी, कुर्बानियाँ भी दी, जानें भी दीं और जिसकी वो वजह से वो ये वो मुल्क भी है। कायम-दायम रहा। तो वो हमें अपनी वो जगह है। एहसास करना चाहिए था कि यार ये इन लोगों ने तो हमारे लिए जान लड़ा दी थी, हम क्यों इस तरह जो है ना लोगों की इबादत गाहें जला देते हैं, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। और आपने डॉक्टर सलाम का ज़िक्र करके एक बड़ा अच्छा कौमी हाँ, फ़रीज़ा एक अंजाम एक दिया, कि इट वाज़ नहीं, ड्यू। नहीं, हुई हमारा हमारा अगर स्पेस प्रोग्राम की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करनी है,
तो तो डॉक्टर फिर सलाम प्रोग्राम से को ही शुरू होगा। अगर हुँ, उसकी कहानी लेके आप उसका नाम लेके कहानी शुरू करेंगे, तो आपकी हुँ। पाकिस्तान की कहानी भी उसकी लाइफ हिस्ट्री है डॉक्टर सलाम। 100%, 100%। नाज़रीन, यहीं तक का था हमारा प्रोग्राम। खुश रहिए, सलामत रहिए।